हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है 7वां लेक्चर है आज हमारा, और आज हम देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, 6 लेक्चर हमने पहले ही करवा दिए, उनको देख लेना आप। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं पहले उनको देखें, उसके बाद यहाँ तक पहुँचें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ये देखेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए। तो शुरू से करते चलें और नोट्स बनाते चलें अपने, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, समझ लो स्कूल तो खुलने वाले हैं नहीं। 15 अगस्त से पहले का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या सूत्र है और कैसे क्या करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फिजिक्स से ये डेरिवेशन करने के लिए चित्र बनाने की आवश्यकता होती है। तो चित्र बनाएंगे सबसे पहले। मान लो ये है, ये जो लाइनें मैं बना रहा हूँ ये हैं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। ओके, ये लाइनें वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इसमें एक द्विध्रुव रखा है, और द्विध्रुव आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। द्विध्रुव में एक होता है ए, एक हो गया बी। ठीक, एक तरफ आवेश होता है प्लस का क्यू और दूसरी तरफ होता है माइनस का क्यू। तो एक बल इस पर लग रहा है, मान लो एफ बराबर क्यू इंटू ई। ऐसे ही एक बल इस पर लग रहा है एफ बराबर क्यू इंटू ई, और यहाँ पे जो कोण है वो थीटा कोण पर रखा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो, अगर ऐसे द्विध्रुव को यूँ वैद्युत क्षेत्र में हम ऐसे रख दें तो इसकी एक ख़ास चीज़ ये होती है कि इस पर बल, अब नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे ऐसे लगा दो, इसे एक तरफ ऐसे खींचा जाए, इस तरफ ऐसे, तो ये ऐसे घूमने लग जाता है। तो जब द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और उसी बल के तहत हम बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो देखो, इसको और करने के लिए थोड़ा सा इसे यहाँ नीचे बढ़ा देंगे और इधर इसको बढ़ा देंगे, तो हमारा ये वाला हो गया 90 डिग्री। ए इसको मान चुके हैं, बी इसको, तो सी हो गया, नॉर्मल बात है ये। और ये वाला हो गया हमारा 12, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 12 होती है। सबसे पहले चित्र बनाओ, और चित्र बनाने के बाद जो मैं बोलूँगा वो लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बना लो। ये बल है एफ बराबर क्यू इंटू ई। पहले वीडियो मैंने करवाया था, जो एफ बराबर ई बराबर जो सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू, इसी से बन जाता है एफ बराबर क्यू इंटू ई। ओके, तो चित्र बन गया होगा आप लोगों का। ये जो लाइनें हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को या वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और ये हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो लिखो माना 12 लंबाई है। ठीक है, माना 12 लंबाई का द्विध्रुव ए बी है। माना 12 लंबाई का द्विध्रुव ए बी है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में 12 लंबाई का द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पर रखा है, या फिर जो मैंने पहले बोल दिया उसकी तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, दोबारा बोलता हूँ मैं कि एक माना 12 लंबाई का द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है, या 12 लंबाई का द्विध्रुव ए बी है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में या एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, और देखो यहाँ से आगे, द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म के आघूर्ण की गणना करनी है। बलयुग्म के आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है, इस पर जो बलयुग्म लगेगा उसकी हम गणना करेंगे। तो देखो, अब यहाँ से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले एक है प्लस क्यू, जिस पे आवेश लग रहा है क्यू बराबर एफ बराबर क्यू इंटू ई। एक है माइनस क्यू, जिस पे आवेश लग रहा है क्यू इंटू ई, लेकिन ये माइनस का है ना। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ वैसे लगाने की ज़रूरत है नहीं, माइनस लगाओ या ना लगाओ उससे कोई हमें दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ इसलिए लगा दिया है हमने कि ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये वाला और ये, क्योंकि ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में दोनों, तो कट जाएंगे दोनों। ठीक है, तो देखो, अब हम यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे हम कि देखो, द्विध्रुव के किसी
एक आवेश पर लगने वाला बल, तो देखो हमारा एक आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर Q इंटू ई। समीकरण 1 हो गया ये। अब एक चीज़ हमें पता है कि दोनों जो आवेश हैं उन पर लगने वाला बल समान है लेकिन विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से आगे लिखिए, द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परिणाम में समान होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। अर्थात द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर या द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा, ठीक है। तो जो हमारा एफ नेट है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होता है, तो वो कितना होता है, नेट बल 0 होता है। एक हमें पता चल गया कि एक आवेश हमारा आ गया F बराबर Q इंटू ई। देखो डेरिवेशन करते समय मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी लिखी जाए, हम चाहें तो सीधे सीधे भी कर सकते हैं और पूरे नंबर मिलते हैं हमको। थ्योरी लिखने से ऐसा होता है कि टीचर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका, टीचर समझता है कि बच्चे ने बहुत कुछ पढ़ा है इसलिए थ्योरी लिख दी है, अन्यथा हम सीधा सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतार लो इतना, ये लिख लेना F नेट बराबर 0। अब देखो यहाँ से लिखेंगे तब द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। तो देखो द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा एक बल और तो इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो देखो जो बल युग्म का आघूर्ण होता है उसे प्रदर्शित करते हैं टाउ से। एक बल हो गया F और बलों के मध्य लंबवत दूरी हो गई BC, इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एक होता है प्रत्यानयन बल। तो देखो एक होता है प्रत्यानयन बल, अगर मैं, और जो प्रत्यानयन बल होता है वही इस बल आघूर्ण को या बल युग्म को उत्पन्न करता है टाउ को या बल युग्म के आघूर्ण को। देखो प्रत्यानयन बल कैसे कार्य करता है, अगर मैं ये कहूँ ये हमारा है द्विध्रुव, ठीक है, एक बल इस पर ऐसे लगाया जाए और एक कोई ऐसे लगाए, मतलब ऐसे समझ लो, इसको ऐसे पकड़ के कोई एक इधर से खींचे एक इधर से, तो ये ऐसे घूमेगा। तो ये घुमाने के लिए जो बल बनेगा, इस पर ऐसे घुमाने वाला जो बल होता है उसी को बोलते हैं हम प्रत्यानयन बल, ठीक है। इसी से बन जाता है हमारा बल युग्म का आघूर्ण। तो हमारे पास ये सूत्र आ गया, टाउ बराबर F इंटू BC। एक है हमारा F बराबर Q इंटू ई, लेकिन BC की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और BC है हमारा ये BC। तो देखो BC को सबसे पहले इतना उतार लो, और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC निकाल लेंगे, ठीक है। नीचे वाला समीकरण में लिखा लेने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो इतना करने के बाद पहले ये करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में। तो देखो समकोण त्रिभुज ACB में करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे के कक्का के हिसाब से होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। लंब हो गया हमारा BC, तो साइन थीटा बराबर हो गया BC, लंब BC हो गया, और कर्ण कितना है हमारा 2L, ठीक है। तो BC बराबर आ गया हमारा, इसका गुणा कर देंगे इधर 2L साइन थीटा,
ठीक। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ से आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से एफ व बी सी के मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ओके। तो देखो समीकरण 2 में जब हम इनके मान रखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले टाउ बराबर हमारा हो जाएगा एफ, सूत्र जो था वो टाउ बराबर एफ इंटू बी सी था, ठीक है। एफ की जगह पे हमको क्या रखना है, पहले ही लिखा था समीकरण 1 में लिखा था एफ बराबर क्यू इंटू ई, और बी सी की जगह पे हमको क्या रखना है 12 साइन थीटा, ओके। तो देखो क्या करेंगे हम, ये जो Q और 2L लिखा है इसको एक साथ कर देंगे, तो टाउ बराबर लिख देंगे हम 2QL, एक साथ हो गया ये 2QL इंटू ई साइन थीटा। अब देखो यहाँ से आगे यहाँ लिख देंगे, बट हमें पता है, नॉर्मल बात है कि P बराबर 2QL होता है, ये हम सबको पता होना चाहिए। तो ये जो P बराबर 2QL है इसकी जगह पे P आ जाएगी 2QL की जगह पे, ठीक है। तो ये बराबर बन जाएगा टाउ बराबर P इसकी जगह पे E साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा PE साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसको करने के बाद एक और पॉइंट, एक चीज़ और लिख देना है यहाँ, सदिश रूप, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा। अगर सदिश रूप लिखने के लिए साइन थीटा आए तो हम लगा देंगे क्रॉस के चिन्ह और वेक्टर लगा देंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और वेक्टर, और कॉस थीटा आता है तो डॉट, वो आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पे अगर हमें सदिश रूप लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखो टाउ लिख देंगे बराबर P, इस पर वेक्टर लगाएंगे, इस पर भी वेक्टर लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, E इस पर भी वेक्टर, और साइन थीटा हमारा हट जाएगा। ये हो गया हमारा सदिश रूप। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लो फटाफट, और कॉपी करने के बाद फिर मैं इसकी जो कुछ विशेष स्थितियाँ हैं वो बताता हूँ, तो करो जल्दी। तो देखो ये हमारा सूत्र हो गया टाउ बराबर P साइन थीटा, सदिश रूप मैंने लिखवा दिया आपको। अब देखो इसकी विशेष स्थितियाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो यहाँ पे, विशेष स्थितियाँ। अब विशेष स्थितियाँ में नंबर 1 लिखो। देखो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो ध्रुव लंबवत रखा हो, दो ध्रुव लंबवत रखा हो, ठीक है। अगर लंबवत रखा होगा तो जैसे ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया और इसमें लंबवत रखा जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया दो ध्रुव लंबवत रखा है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री हो गया, तो हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। तो टाउ बराबर अगर हम निकालेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 90। बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो टाउ बराबर हो गया PE ओनली, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो गया। एक स्थिति हमारी ये आ गई, ये वाला है हमारा मैक्सिमम रहेगा इतना, ठीक है। अगर कभी पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयों का आघूर्ण कब अधिकतम होता है, तो अधिकतम कब होता है जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो। अगर ऐसा वैद्युत क्षेत्र है तो द्विध्रुव ऐसा रखा हो, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में लिखिए, इतना कॉपी करने के बाद, पहले कॉपी कर लो उसके बाद लिखो। वीडियो पॉज कर लिया करो कॉपी करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखो, जब द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में समांतर रखा हो, समांतर रखा हो, ठीक है। नॉर्मल बात है, लंबवत रखा तो 90 अंश हो गया, समांतर रखा है तो कितना हो जाएगा, ऐसे वैद्युत क्षेत्र है हमारा और समांतर का मतलब ऐसे ही रखा हो, ठीक है। तो जो कोण होगा वो हम यहाँ की वजह हम ये मान सकते हैं इसी पे रखा है ऐसे ही, तो जो यहाँ पे कोण बनेगा वो 0 ही बनेगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन 0, तो टाउ बराबर P, अब साइन 0 का मान 0 होता है तो टोटल कितना हो गया 0, ये हो गया हमारा मिनिमम,
तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलयों का आघूर्ण अधिकतम कब होगा? जब थीटा बराबर 90 अंश हो। और मिनिमम क्या कब होगा या न्यूनतम कब होगा? जब थीटा बराबर 0 अंश हो। लंबवत रखा हो तो अधिकतम, समांतर रखा हो तो न्यूनतम। ठीक है, इतना कॉपी करो। इसके बाद आगे बताता हूँ कैसे क्या करना है, कॉपी कर लो। तो देखो टाउ बराबर बी साइन थीटा हमारा सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र पे एक सवाल दिया है हमारी एनसीईआरटी की, इस बुक में होगी एनसीईआरटी की आपके पास। तो ये सवाल है हमारा एनसीईआरटी बुक का 10वां सवाल है। मैं बोलता हूँ इसको लिख लो जिनके पास बुक नहीं है वो। देखो 4 गुणा 10 की पावर -9, 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4, 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के, परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, दिशा से 30 अंश पर, 30 अंश पर संरेखित है, संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत, द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का, बलाघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए, परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। इसमें देखो क्या क्या दिया है वो वैल्यू सबसे पहले छांट के लिख देते हैं। तो इसमें दिया है एक तो द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारा P। कितना दिया है? 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। दूसरा इसमें दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी है। E बराबर वैद्युत क्षेत्र दिया है 5 गुणा 10 की पावर कितनी है? 4 न्यूटन प्रति कूलाम। और इसमें एक थीटा बराबर दिया है 30 अंश। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल बात है, हमें टाउ बराबर ज्ञात करना है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही होगा। P की वैल्यू रख दो 4 गुणा 10 की पावर -9, E की भी रख दो 5 गुणा 10 की पावर 4 और साइन 30। कोई बता पाएगा कि साइन 30 का मान कितना होता है? सॉरी, ये साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2। इसको काट दो 2 से। ठीक है, 5 दूनी इसका और इसका गुणा कर दो 5 दूनी 10। ये वाले -9 है। -9 से जब प्लस के 4 घटेंगे तो -5 बचेंगे। इसकी घात कुछ नहीं तो 1 प्लस की हो गई। और नॉर्मली कितना बचा? 10 की पावर, सॉरी क्या हो रहा है, 5 में से 1 गया तो 10 की पावर बचेगी 4। ओके, टाउ बराबर, अब इसका हमको मात्रक लिखना है और मात्रक मैंने आपको बताया नहीं है। तो मात्रक जब हम यहाँ लिखेंगे तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो वीडियो पॉज करने के बाद आराम से। और अब देखो मैं आपको इसका बता दूं मात्रक कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करते हैं, विमा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड बता देता हूँ। ये सवाल नोट करने के बाद चाहे तो इसको यहाँ नोट कर लेना या फिर जो मैंने टाउ बराबर P साइन थीटा सूत्र लगाया था वहाँ कर लेना। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसको। चलो कोई नहीं, एक हैंड डाल दो छोटी सी। वैद्युत द्विध्रुव नहीं सॉरी, हैंड डालो। बलयुग्म के आघूर्ण का, बलयुग्म के आघूर्ण का मात्रक व विमा, मात्रक व विमा। ठीक है, तो देखो मात्रक व विमा निकालनी है हमको। नॉर्मली शॉर्ट करवाऊंगा, ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा टाउ बराबर सूत्र था, सबसे पहले F/BC आया था। ठीक है, टाउ बराबर हमारा सूत्र आया था F/BC। अब यहाँ से दूसरा हमारा आया था टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब देखो मात्रक जब हमको निकालना है तो मात्रक लिखते हैं हम
पी है बल युग्म का आघूर्ण, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। ठीक। ई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इससे ये कूलाम कट गया, कितना बचा न्यूटन मीटर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, ये मात्रक आ गया, कर लेना इसको। और विमा इसकी निकालनी है तो देखो मैंने बल की विमा ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कितनी होती है mL/t-2 और मीटर की विमा L, तो ये टोटल कितना हो गया m, इस पर भी 2 आ जाएगा तो mL/t-2, ये आ गई विमा। ओके। देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, ऊर्जा एक हो गया बल युग्म का आघूर्ण, एक हो गया कार्य, तीनों का मात्रक न्यूटन मीटर होता है और विमा होती है mL/t-2। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको, बाकी अगली वीडियो में करवाऊंगा। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि जितने भी आप लोगों के संपर्क में जो भी बच्चे हैं उन सबको बता दीजिए कि एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ज्वाइन हों आप और इससे जुड़ें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उन सबको जोड़ें इसमें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मुझे भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और आराम से पढ़ें बेफिक्र होकर लॉकडाउन में। बाकी सब मैं पढ़ाऊँगा आपको, बेफिक्र रहें।